हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का वन शॉट रिवीजन लेके मैं आ गई हूँ आपके सामने। और ये चैप्टर देखो, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये जो यूनिट है ये आपका है 10 मार्क्स का। और इस यूनिट से आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे, आई मीन मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे ना वो इस चैप्टर से होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है वो बड़ा है चैप्टर, ठीक है, बल्कि है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेजर क्रंच इसी चैप्टर का रहेगा, ठीक है। आगे तो बायोडाइवर्सिटी है ही, तो तब का तब देखेंगे। बट हाँ, ये चैप्टर थोड़ा सा आपको अब इस यूनिट का सीरियसली लेना पड़ेगा। सो थोड़ा क्या 6 चैप्टर को सीरियसली लेना है बच्चों, खैर उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट एज आई से, चलो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज भी देख लेंगे हम पढ़ते पढ़ते, है ना। जैसे कि यहाँ इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी जो है वो इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। जब ऑर्गेनिज्म आपस में भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एनवायरनमेंट से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, जब हम ये पढ़ते हैं हम इकोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। सो इट्स द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद इट्स एनवायरनमेंट। और ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर ऑलवेज इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड और म्यूचुअली रिएक्टिव। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अकेला कहीं सर्वाइव नहीं कर सकता। ऑर्गेनिज्म हैज़ टू बी विथ इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट के साथ होना ज़रूरी है और वो रह भी नहीं सकता। ज़रूरी क्या है, मतलब बिना एनवायरनमेंट के वो सर्वाइव भी नहीं कर सकता। तो इट हैज़ टू लिव इन अकॉर्डेंस विद द एनवायरनमेंट। तो टर्म इकोलॉजी जो है वो अर्नेस्ट हैकल ने कॉइन किया था, फॉर योर इन्फॉर्मेशन बस मैं बता रही हूँ। और इसको राइटर ने पहली बार ऑफिशियली यूज़ किया था, जिनको फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बट मेन ये 2 पॉइंट्स ध्यान रखना, इकोलॉजी क्या है और इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट हमेशा एक दूसरे के उसमें इंटरडिपेंडेंस या इंटर रिलेशनशिप में या म्यूचुअली रिएक्टिव वे में रहते हैं। मतलब एक दूसरे के बिना कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। थोड़ा सा इकोलॉजिकल हायरार्की देख लेते हैं। द हायरार्की जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। जैसे ऑर्गेनिज्म इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की एंड द बेसिक यूनिट। ऑर्गेनिज्म क्योंकि एक होता है, उसी के ग्रुप को पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के ग्रुप को कम्युनिटी, कम्युनिटी से बनता है बायोस्फीयर या बायोम। तो इस तरीके से हायरार्की चलती है। तो एक इकोसिस्टम के लिए ऑर्गेनिज्म इज द मोस्ट बेसिक थिंग। अब वो ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, ये एक माइक्रोस्कोपिक अमीबा हो सकता है, क्लोरेला हो सकता है, या कोई बैक्टीरिया हो सकता है, या जो बड़े ऑर्गेनिज्म जैसे कि पेड़ पौधे हो गए या ह्यूमन बीइंग हो गए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, अकेला रहने वाला, या कॉलोनियल हो सकते हैं, या सिंपल एक पेड़ हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। बस ये है कि ऑर्गेनिज्म इज द मोस्ट बेसिक यूनिट फॉर इकोसिस्टम। अब देखो इकोलॉजिकल हायरार्की में देखते हैं ईच ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ, सेल्फ रिपेयर, मूवमेंट एंड सेल्फ रेगुलेशन ऑफ इट्स एक्टिविटीज़। तो हर ऑर्गेनिज्म देखो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ऑर्गेनिज्म, आपको कुछ चाहिए अगर, मतलब आपको अगर अपने आप को वो रखना है, अलाइव रखना है आपकी खुद की बॉडी को, तो जो भी करते हैं वो आपकी बॉडी खुद कर रहा है ना, ठीक है। वो अलग बात है आलसी बन गया और मम्मी ये लाओ, मम्मी वो लाओ और ये वो, दैट इज सेपरेट थिंग। बट आपकी बॉडी जीने के लिए जो भी प्रोसेसेस बॉडी कर रही है वो खुद ही कर रही है ना। तो एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए केपेबल होता है, ठीक है। अच्छा, तो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज को हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिक यूनिट हो गया, लेकिन उसी के भीड़ को, उसी के ग्रुप को हम कहेंगे पॉपुलेशन। और बायोटिक कम्युनिटी इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट लिव इन अ कॉमन एरिया एंड इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो बायोटिक कम्युनिटी यानी कि एक एरिया में रहने वाले जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ग्रुप हो गया, और वो आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड भी हैं और इंटरडिपेंडेंट भी हैं, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल अगर एक जगह नेचुरली इकट्ठे हो गए हों और एक ही जगह रह रहे हैं तो इट इज़ बायोटिक कम्युनिटी। तो वही है, बायोटिक कम्युनिटी जो है वो एनिमल हो गया, प्लांट हो गया और माइक्रोब, सब मिला दो तो बायोटिक कम्युनिटी हो गया।
तो इकोसिस्टम में आपको बायोटिक एंड एबायोटिक कम्युनिटी दो मिलेंगे, ठीक है। एंड देन ये सब बहुत बेसिक चीज़ें जो है जो मैं बता रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनवायरनमेंट विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनवायरनमेंट क्या बोल रहा है, which directly or indirectly influence the form and functioning of organism in any specific way are known as environmental factor. Yes, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यहाँ हमें इस चैप्टर में क्या देखना है, इस चैप्टर में हमें देखना है कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे किसी भी जगह पे अपने आप को पूरा ज़िंदगी अलाइव रखने के लिए क्या करता है, कैसे अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, ओके, और कैसे अपने सराउंडिंग्स में क्या करके ज़िंदा रह पा रहा है। सो सारी चीज़ें, तो उसका एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्शन देखा जाता है और उसका जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ कैसे रहते हैं, ये कैसे रहना पड़ता है, वो सब देखना होता है। फाइन। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हर वो चीज़ जो एनवायरनमेंट में भी, अब बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिज्म पे असर डालते हैं, तो उनको हम कहेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो उस वो बहुत सारे हैं, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, हर चीज़ ही असर डालता है ना। टेम्परेचर के हिसाब से रहना करना, कोई ऑर्गेनिज्म कहीं रह पाता है, कोई नहीं रह पाता है, एंड ऑल दैट। देन हैबिटेट इज द फिजिकल एरिया कवर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट वो फिजिकल एरिया है जो ऑर्गेनिज्म से कवर्ड है, मतलब वहाँ रहते हैं ऑर्गेनिज्म, ये। एंड देर इज माइक्रो क्लाइमेट एंड माइक्रो हैबिटेट। तो हैबिटेट का ही फर्दर उसमें जब डिवाइड करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फ्लोर हो गया, बरो हो गया, सरफेस ऑफ द डेजर्ट, तो वो सब हैबिटेट हो गया। कि हैबिटेट तो एक डेजर्ट हो गया, अब डेजर्ट में कहाँ, तो बरो के अंदर, ऐसा, तो वो सब हैबिटेट हो गया। तो ये तो खैर बेसिक चीज़ें हैं बच्चों। अब हम थोड़ा सा देखते हैं मेजर बायोम। बायोम्स यानी कि अर्थ पे ये जो हायरार्की अभी हमने पढ़ी आप जस्ट नाउ, तो उस हायरार्की में यहाँ देखो आप कि बायोम्स या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन एरिया, है ना। तो अब वहाँ पे जो बायोम्स हैं, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट पूरा जैसे नो रहने का एक ओवरऑल माहौल, तो टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर इज डिविजिबल इनटू इनॉर्मस रीजन कॉल्ड बायोम्स। ठीक है, तो क्लियरली दिया हुआ है कि जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है बायोस्फीयर यानी द होल अर्थ, उसको इनॉर्मस रीजन, छोटे छोटे बहुत सारे रीजन्स में डिवाइड किया गया है और उनको हम कहते हैं बायोम्स। और कोई भी दो बायोम्स अलाइक नहीं होते हैं क्योंकि अलग अलग रेनफॉल, अलग अलग टेम्परेचर, क्लाइमेट से ये बने होते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर, क्लाइमेट और इन चीज़ों से ये बने हैं, ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग बायोम्स हैं। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे प्लॉट किया गया है बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू एनुअल मीन टेम्परेचर, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू, इसको कंटिन्यू कर लेंगे, एनुअल मीन टेम्परेचर एंड एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये है। अब देखो इस अलग अलग तरह के ये बायोम्स हैं, ये टेम्परेचर को प्लॉट किया गया है और ये प्रेसिपिटेशन, बारिश कितनी होती है। तो आप देखो जो एनुअल टेम्परेचर है, जैसे आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, ये ठंडे एरियाज हैं, तो इसका एवरेज टेम्परेचर माइनस से 0 डिग्री तक जा रहा है, 0 से 1 देखा जाए अगर, तो ये ऑलमोस्ट 1 डिग्री तक जा रहा है एवरेज। अदरवाइज देख रहे हो -10 से शुरू हो रहा है। तो ये है टुंड्रा रीजन। और यहाँ पे बारिश भी जो है वो आप देखो बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, कुछ 1, 10, 20, 21, 20 ऐसा, तो ये चलेगा। अब देखो ये कहाँ आ रहा है, इसका कुछ 120 के अप्रॉक्स आ रहा है, देखो
ऐसे आपको इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी सारे बायोम्स की। जो टुंड्रा एरिया है उसकी एनुअल टेम्परेचर ये जा रही है करीब 1 डिग्री और प्रेसिपिटेशन अप्रॉक्स 120 सेंटीमीटर में दे रखा है और ये डिग्री सेल्सियस में। उसी तरीके से डेजर्ट का देखो, डेजर्ट का एवरेज टेम्परेचर ठंड में 5 डिग्री जा रहा है, तो गर्मियों में और ऊंचा जा रहा है। ठीक है, एवरेज है ये, एवरेज तो हायर साइड ही है। एंड रेनफॉल देख रहे हो, रेनफॉल तो 50 सेंटीमीटर से भी कम हो रहा है। उसी तरीके से ग्रासलैंड इकोसिस्टम देख लो आप, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की टेम्परेचर भी हाई जा रही है एवरेज और बारिश भी ठीक ठाक है। ट्रॉपिकल टेम्परेचर भी हाई जा रहा है और बारिश भी अच्छी खासी है, तभी तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी या ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि बारिश और धूप दोनों अच्छी मिल रही है। टेम्परेट जोन थोड़ा ठंडा ही होता है, तो इसका देख रहे हो आप 10 से नीचे का टेम्परेचर और ये बारिश दोनों जा रहा है ना। टेम्परेट हल्का सा ठंडा साइड में होता है, मॉडरेट टाइप्स। कॉनिफेरस भी ठंडा साइड ही है। तो ये इसकी रेंज दिखा रखी है अलग अलग बायोम्स की कि किसका क्या क्लाइमेट कैसा रहता है। तो जैसा जो क्लाइमेट में एडजस्ट होता है वैसे ऑर्गेनिज्म पाए भी जाते हैं बच्चों। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये अलग अलग बायोम्स हैं। आपको हो सकता है वो दे दे ये ग्राफ, ये डिलीट कर दे, ठीक है, और डिलीट करने के बाद में आपसे पूछा जाए कि ये कौन कौन से हैं, आप लेबल करो। या तो ऐसे कर देंगे या फिर सब कुछ एज इट इज़ दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि भाई आर्कटिक टुंड्रा का क्या है बारिश रहता है, या ग्रासलैंड की क्या बारिश होती है, या फिर टेम्परेट फॉरेस्ट की क्या बारिश, कितनी बारिश होती है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द वेज। ठीक है, तो मेजर बायोम्स अब इंडिया का तो यही हो गया, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, डेसिडियस फॉरेस्ट जिसके पत्ते झड़ जाते हैं, डेजर्ट हो गया एंड सी कोस्ट। तो इंडिया में तो ये 4 मेजर बायोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, और तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे फेवरेबल हैबिटेट। अब जैसे कि राजस्थान का थोड़ा हार्श हैबिटेट हो गया, मेघालय पूरे टाइम बारिश में पड़ा रहता है, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग और जाने स्टिंकिंग कॉम्पोस्ट पिट्स। तो इस तरीके से अजीब अजीब हैबिटेट एरिया सब पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिज्म इन सब जगहों पे रहते हैं। मतलब कितना भी प्रॉब्लमेटिक एरिया क्यों ना हो, यू विल फाइंड ऑर्गेनिज्म एवरीवेयर। वही यहाँ बता रहा है कि राजस्थान डेजर्ट हो गया, रेन सोक्ड मेघालय हो गया, डीप ओशन ट्रेंच हो गया, या टोरेंशियल स्ट्रीम हो गया, पर्माफ्रॉस्ट, पोलर पर्माफ्रॉस्ट यानी थ्रू आउट जहाँ स्नो होता है, थर्मल स्प्रिंग। तो ऐसे कितनी ही हार्श हैबिटेट उठा लो, हर जगह आपको ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई ऑर्गेनिज्म खाली जा रहा हो, नो, दे आर फाउंड एवरीवेयर। तो इकोलॉजिकल, अब देखो नीश, ये वर्ड ग्रिनल ने दिया था, एंड इट इज़ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द हैबिटेट ऑक्यूपाइड बाय इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज which is circumscribed by its range of tolerance, type of food, range environment, microclimate, shelter etc. कहने का ये मतलब है कि आप भी जैसे बच्चों अपने घर में रहते हो, तो पूरा घर तो आपका जो है वो हैबिटेट हो गया, और उस हैबिटेट में वो पार्ट जहाँ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, सब कुछ करते हैं अपना, वो हो गया आपका रूम। तो दैट रूम इज़ योर नीश। तो ये भी तो यही कह रहा है ना, हैबिटेट का स्पेसिफिक पार्ट जो इंडिविजुअल ऑक्यूपाई करता है अपने रहने खाने जीने के लिए बेसिकली, क्योंकि पूरे हैबिटेट में थोड़ी ना वो घूमता है, उस हैबिटेट के जिस पार्ट में वो ज़्यादा पाया जाता है, दैट इज़ नीश। So the organism that occupied same similar ecological niche in different geographical region are ecological equivalent। यानी कि वही सेम, या मतलब इकोलॉजिकल नीश अगर सेम या इक्विवेलेंट वो अपनाते हैं, सिमिलर वाला, लेकिन जोग्राफिकल रीजन अलग अलग है। जैसे ट्रॉपिकल एरिया हो गया, तो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऐसे करके अलग अलग कंट्रीज़ हो गए ट्रॉपिकल में, तो उसमें सिमिलर हैबिटेट सिमिलर एरिया में पाए जाने वाला तो इक्विवेलेंट हो गए। अब जैसे कि आर्कटिक फॉक्स एंड अफ्रीकन जैकल बोथ आर स्केवेंजर्स, ग्रेजर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड कंगारूज ऑफ ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है। तो इन सब का दे आर इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस। फाइन बच्चों, तो ये तो खैर आपके एनसीईआरटी में है नहीं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान भी मत दो, मेन ये पार्ट देख लो आप, ठीक है। नाउ एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है। अब जैसे कि ये हैबिटेट, नीश, ये सब चीज़ें आपकी बुक में दे रखा है। अब एनवायरमेंटल वो फैक्टर, मतलब अब देखते हैं कि ऐसे कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कहीं कहाँ पाए जाएंगे, कैसे पाए जाएंगे एंड ऑल दैट, ठीक है। तो लेट्स चेक आउट वन बाय वन। तो देखो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक है एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। एनवायरमेंटल फैक्टर बायोटिक और एबायोटिक हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एनवायरमेंटल फैक्टर जो वो होता है, अफेक्ट करता है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर में दो चीज़ मुझे बतानी है आप लोगों को, एक तो स्टीनोहेलाइन और एक स्टीनोथर्मल एंड यूराइथर्मल। अब ये क्या है अभी बता रही हूँ, पहले टेम्परेचर समझो। टेम्परेचर में देखो, अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर यूराइथर्मल, एंड वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते, टेम्परेचर देखो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम भी कहीं जाते हैं तो एक बार के लिए देखते ज़रूर हैं कि कोई भी एरिया कैसा है, वहाँ का ओवरऑल माहौल कैसा है, टेम्परेचर कैसा जाता है एंड ऑल दैट, हम देखते हैं सारी चीज़ें, तो इट मैटर्स अ लॉट, है ना। तो कुछ ऑर्गेनिज्म तो आराम से झेल जाते हैं, हम जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हो गए, हमें अगर माइनस, आप देखो रशिया में या कहाँ पर है एक गांव है ना, ओमाइकॉन कुछ ऐसा, वेयर द टेम्परेचर रिमेन्स -70-71, वहाँ पर भी लोग रहते हैं। तो 50 डिग्री पे हम यहाँ राजस्थान में भी रह लेते हैं 45-48 डिग्रीज पे। तो ऐसे करके बच्चों पीपल दे लिव लाइक, सोचो आप करीब करीब ऑलमोस्ट 100 डिग्री के रेंज में हम सरवाइव कर जाते हैं, है कि नहीं है, -50 to +50। तो वी आर यूराइथर्मल, बट कुछ जो होते हैं वो स्टीनोथर्मल्स होते हैं, मतलब ऐसे आप ज़रा सा भी टेम्परेचर का प्लस माइनस करोगे देन दे विल बी गॉन। तो ये जितनी भी रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस हैं, दे कांट टॉलरेट देम, ठीक है। तो वो है। सो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वेजिटेशन इज डिवाइडेड। वेजिटेशन यानी प्लांट्स, तो प्लांट्स के हिसाब से जैसे कि मेगाथर्म्स हैं, ये तो पूरे साल, मेगा नाम ही मेगा, मीजो मॉडरेट, हाई एंड लो टेम्परेचर, माइक्रो लो बिल्कुल कम, और हेकिस्टोथर्म्स ये मतलब वेरी लो, एल्पाइन। तो ये टर्म्स तो खैर आपको ध्यान नहीं देना है वेजिटेशन का, आपको तो टेम्परेचर में ये बस एक तो यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल, इनका ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री है, ये आपको समझना है कि मैंगो ट्री है, ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, तो ये कहाँ पाया जाएगा, इंडिया में पाया जाएगा। तो अगर आप इसी चीज़ को ढूंढने जाओगे कनाडा में तो मिलेगा नहीं, मिलेगा। उसी तरीके से पोलर बेयर को केरला में ढूंढने जाओगे तो मिलेगा नहीं, मिलेगा। तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक्चुअली टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्टेड होते हैं और वो सिर्फ फिर वहीं पाए जाते हैं। फिर आप उनका टेम्परेचर डिस्टर्ब करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे वो। तो टेम्परेचर बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिसाइडिंग कि कौन कौन ऑर्गेनिज्म वहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है। तो एक मॉडरेट कंडीशन में आपको मैक्सिमम पाए जाएंगे, लेकिन एक्सट्रीम टेम्परेचर के कंडीशंस में सब लोगों का मतलब पाया जाना मुश्किल है, ठीक है। तो दिस इज टेम्परेचर। उसी तरीके से वाटर ऑल्सो अफेक्ट्स द, like water is also one of the major abiotic factor। वाटर जो है वो देखो प्रोटोप्लाज्म हमारा जो सेल है उसका कंपोनेंट हो गया, हैबिटेट के कंडीशन का सबसे मेन वो होता है क्या बोलूँ, एक कंपोनेंट है।
लाइक इट डिसाइड्स पानी का। हम नहीं जाते, हम भी कहीं घर खरीदते हैं बच्चों, तो हम नहीं देखते हैं पानी वानी कितना आ रहा है, ये सब चेक करते हैं नहीं करते हैं। तो वैसे ही ज़िंदगी के लिए भी ऑर्गेनिज्म दे सी, मतलब जैसे डेजर्टिक प्लांट क्यों सिर्फ डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, क्यों उनको आप बहुत सारे पानी वाले एरिया में रख दोगे तो क्यों नहीं सर्वाइव कर पाते। तो इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फॉर डिसाइडिंग, मतलब ये जो हम एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ रहे हैं ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इससे हमें पता लगता है कि ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से एरिया में कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखो सम ऑर्गेनिजम्स आर टॉलरेंट, लाइक देखो पानी जो है मेनली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए सबसे ज़्यादा वेरी करेगा या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं, फ्रेश वाटर फिशेज होते हैं, ये आपको सिर्फ फ्रेश वाटर में ही पाया जाएगा, मिलेंगे, है ना। यू वोंट फाइंड देम इन ओशन वाटर, क्योंकि पानी का ओवरऑल जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन होता है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इस पानी के ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं। अब जैसे फ्रेश वाटर फिशेज है, अब फ्रेश वाटर फिशेज में क्या होता है, तो आउटसाइड द फ्रेश वाटर हैज़ लेस सॉल्यूट, और इनसाइड जो फिशेज हैं तो फिर आउटसाइड में सॉल्यूट कम है, यानी आउटसाइड में पानी ज़्यादा हुआ, फ्रेश वाटर के अंदर पानी फिर कम, तो मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन पानी अंदर जाएगा। तो फिर ये फ्रेश वाटर फिशेज ने ऐसे तरीके ढूंढ रखे हैं कि अंदर आता हुआ एक्सेस पानी को कैसे एडजस्ट करना है। जस्ट ऑपोजिट इज द मरीन ऑर्गेनिज्म। अब मरीन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अब मरीन वाले ज़्यादा सैलिनिटी में रहते हैं, तो ज़्यादा सैलिनिटी में रहने पे इनके अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर का पानी ज़्यादा हो गया और बाहर कम। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर का पानी ज़्यादा और बाहर कम होने से क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म का सारा पानी बाहर निकलने के चांसेस हैं, तो ऑर्गेनिज्म तो कोलैप्स ही कर जाएगा। तो फिर मरीन फिशेज ये देखते हैं कि कैसे वो अपने अंदर वाला पानी को बाहर जाने से रोकें, उसके लिए जो ज़रूरी एडजस्टमेंट है वो ये करते हैं। तो वो अंदर आने दे नहीं रहा है पानी को, और ये लोग पानी को अपने अंदर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। तो दोनों का एंटायरली कितना डिफरेंट होगा तरीका रहने का, अब बताओ। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि पानी में रहते हैं तो कहीं भी डाल दो सब चलेगा, नहीं। ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, सैलिनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं टू डिसाइड कि कौन सा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो रहेगा। अंडरस्टूड। और इसमें वही यूरी हेलाइन और स्टीनो हेलाइन आ गया। यूरी हेलाइन जो है वो थोड़ा लार्ज रेंज ऑफ सैलिनिटी झेल जाएगा, बट स्टीनो हेलाइन नैरो रेंज, बहुत सारा वो नहीं झेल पाते हैं। सेम एज थर्मल वाला, यूराई थर्मल एंड स्टीनो थर्मल, तो सेम स्टीनो हेलाइन एंड यूरी हेलाइन, तो ये आपको देखना रहेगा। ठीक है। सिमिलरली लाइट, लाइट देखो, लाइट इंटेंसिटी, लाइट डायरेक्शन, लाइट क्वालिटी, ये सब चीज़ें, इंटेंसिटी कितनी तेज़ी में आ रही है, डायरेक्शन किधर जा रही है, क्वालिटी कैसी है, मतलब डिम है, हल्की क्या है, तो इट कंट्रोल द नंबर ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म एज फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ, मूवमेंट। लाइट पे तो वेजिटेशन जो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब लाइट के हिसाब से बहुत चीज़ें डिसाइड होती है। अब जैसे फोटोसिंथेसिस तो पूरा लाइट पे है, ना हो लाइट तो फोटोसिंथेसिस ही ना हो। और कई प्लांट्स तो ग्रो भी फिर लाइट की वजह से करते हैं, जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म सुना होगा आपने, कि लाइट के आने की वजह से ही प्लांट उस लाइट की तरफ मुड़ते हैं एंड देन दे ग्रो। उसी तरीके से मूवमेंट्स, ग्रोथ मूवमेंट्स जो होते हैं। फोटोपीरियोडिज्म, कई लोगों को पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, कई और प्लांट्स को। ठीक है, जैसे कि शॉर्ट डे प्लांट हो गए, लॉन्ग डे प्लांट हो गए। तो ये सारे प्लांट्स जो हैं उनको अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट रिक्वायर्ड है, कईयों को ज़्यादा, कईयों को कम। जैसे समर प्लांट्स को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है सनलाइट की ड्यूरेशन, विंटर प्लांट्स को कम की रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस इज़ फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म क्या है, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट
नीडेड बाय प्लांट, वो कितनी देर का सनलाइट उनको रिक्वायर्ड है, उसको हम फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। ठीक है। नाउ इन डीप लेक, अगर आप लाइट, टेरेस्ट्रियल में तो लाइट की ये रोल हो गया, अब पानी में लाइट का कैसे क्या रोल होगा, तो देखो पानी में ये सारे जोन्स हैं। सबसे ऊपर वाला लिटरल जोन है, शैलो वाला है ना, लिम्नेटिक उसके ठीक नीचे वाला, तो ऊपर जैसे शैलो कोस्टल एरिया है, एज साइड वाला है ना। उसके बाद में लिम्नेटिक जोन, ओपन वाटर जोन, ऑक्सीजन एंड लाइट डिक्रीजेस विद डेप्थ। फोटिक जोन में लाइट पेनिट्रेट हो गया, ये अभी जैसे ये बना हुआ है ना, आप वैसे वैसे नीचे जाते जाओ, लिटरल शैलो ऊपर जहाँ किनारा, फिर थोड़ा अंदर जाओ तो ओपन वाटर जोन है, वहाँ ऑक्सीजन लाइट है तो सही, बट जैसे जैसे नीचे जाओगे डिक्रीज होगा। फोटिक जोन में लाइट पेनिट्रेट कर सकता है। एफोटिक, अब यहाँ से लाइट आना बंद, और बेंथिक तो बिल्कुल बॉटम जोन है, लाइट तो पहुँचता ही नहीं है, तभी अंधेरे में भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये एक एक्वेटिक एरिया के जोन हो गए। तो जितना नीचे जाओगे उतना आपको लाइट नहीं मिलेगा। तो सोचो ये वाले ऑर्गेनिजम्स तो बिल्कुल अंधेरे में ही रहते हैं, और आपको यहाँ फिर प्लांट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। प्लांट्स कहाँ तक मिलेंगे, जहाँ तक लाइट पहुँच पाता है। इसमें आपको एक रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी का भी पूछा है, तो रेड एल्गी आंसर में लिखना कि रेड एल्गी थोड़ा डीप तक लाइट पहुँचता है। नेक्स्ट, मेजर एबायोटिक फैक्टर में लास्ट फैक्टर आ गया आपका सॉइल का। तो सॉइल जो है वो अपर वेदर्ड पार्ट है अर्थ सरफेस का, मतलब एक एरिया में कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा, उसके लिए कौन से मेजर एबायोटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, एंड फाइनल इज द सॉइल। वहाँ का सॉइल, मिट्टी कैसी है, तो मिट्टी में सबसे इम्पॉर्टेंटली डिसाइड कि वहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा, और फिर अल्टीमेटली वेजिटेशन जैसा होगा वैसा फिर बाकी की चीज़ें हो गई। तो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये आप खुद ही सोचो। और सॉइल जो है वो बनता कैसे है, वेदरिंग ऑफ रॉक से। ठीक है, 45% वाटर जो भी ये आपका कॉम्पोजिशन है, खैर ह्यूमस 5% हो गया, 45% मिनरल पार्टिकल हो गए, वाटर 25% है, एयर 25%, तो सब मिला के बना सॉइल। सॉइल को जब आप पढ़ते हो तो आप इडाफोलॉजी पढ़ते हो, एंड इट इज़ डिराइव फ्रॉम रॉक्स बाय वेदरिंग। जैसे मैंने कहा केमिकल, मैकेनिकल, फिजिकल, कैसे भी वेदरिंग हो, केमिकल जो भी हाइड्रोलिसिस, ये सबसे, मैकेनिकल तोड़ के जैसे लाइकेन वगैरह ग्रेजिंग एनिमल ने नुकसान पहुंचाया, और फिजिकल वेदरिंग विंड, वाटर, ग्रेविटी, चाहे जिस भी रीज़न से हो, पत्थरों के टूट के मिट्टी बनना इज कॉल्ड सॉइल वेदरिंग। अब ये सॉइल प्रोफाइल मैंने थोड़ा ऐड कर दिया आपके लिए, जैसे कि देखो ओ होराइजन ऊपर का है, ये ह्यूमस वाला है। ठीक है, दिस इज द ह्यूमस पार्ट यहाँ पर। उसके बाद में ए होराइजन ये वाला पार्ट है जो टॉप सॉइल हो गया, यहाँ ऑर्गेनिक मैटर और जोन ऑफ लीचिंग, क्योंकि पानी सीप करता है यहाँ से। बी होराइजन थोड़ा अंदर आ जाओ, सब सॉइल का एरिया हो गया, यहाँ पे चीज़ें आके एक्यूमुलेट हो जाती हैं। और सी होराइजन सबसे नीचे वेदर्ड बेड रॉक हो गया, जो बिल्कुल नीचे नीचे रहता है। तो ये एक सॉइल प्रोफाइल है। तो सॉइल के इस नेचर के हिसाब से यहाँ कितने वेजिटेशन एक तो मिलेंगे, मतलब कौन कौन से वेजिटेशन अवेलेबल होंगे, फिर उसके हिसाब से बाकी की ऑर्गेनिजम्स डिसाइड होंगी। ठीक है, नाउ रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर। तो रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर में देखो, होम्योस्टैसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस। ठीक है, इन चेंजिंग कंडीशन एंड चेंजिंग इन इंटरनल, मतलब आप यहाँ पे हम दो लोगों की बात करते हैं, एक है रेगुलेटर्स और दूसरा है कॉन्फॉर्मर्स। ठीक है, जो रेगुलेटर्स होते हैं दे कैन रेगुलेट देयर body temperature
और कॉन्फॉर्मर्स कौन है? कैन नॉट रेगुलेट, ये लोग नहीं रेगुलेट कर सकते, तो दे जस्ट डिपेंड ऑन दिस सराउंडिंग एनवायरनमेंट, जैसा वैसा फिर ये एडजस्टमेंट करने लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फॉर्मर। ठीक है, तो यही दो कंडीशन यहाँ दिखाया हुआ। अब जैसे कि रेगुलेटर्स जो हैं वो कौन हो गए? एग्जाम्पल हो गए हमारे ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और कॉन्फॉर्मर्स हो गए एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये सब कॉन्फॉर्मर्स में आ जाएंगे। तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये लोग नहीं रेगुलेट कर पाते हैं इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अपना, तो जैसा सराउंडिंग वैसे ये एडजस्ट करते हैं, तभी आपको गर्मियों में, सर्दियों में, ये एक्सट्रीम केसेस में ये नहीं इतने दिखेंगे। ह्यूमन बींग्स को ऐसा कुछ नहीं है, दे कैन ईजिली रेगुलेट जितना उनका बॉडी टेम्परेचर है, तो चाहे वो 0 डिग्री में रहे तो भी वही रहेगा, चाहे वो 45 डिग्री में रहे तो भी बॉडी टेम्परेचर वही रहता है। 37 डिग्री सेल्सियस मीन्स 37 कितना है इनका बॉडी टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो गर्मियों में ये स्वेटिंग करके इस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, क्योंकि स्वेटिंग से इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन से कूलिंग होता है। और सर्दियों में शिवर करके करते हैं, बिकॉज शिवरिंग से मसल्स बीट होते हैं एंड फ्रिक्शन होता है और उससे हीट प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज़ हाउ, मतलब आपका टॉपिक मैं इतना बोल क्यों नहीं हूँ, तो अभी थोड़ी देर पहले तक हमने देखा कि कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर डिसाइड कर रहे थे कि कौन से ऑर्गेनिज्म वहाँ रहने वाले हैं। अब आपका टॉपिक स्विच हुआ है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स। मतलब इसके पहले आप एबायोटिक फैक्टर के नज़रिए से देख रहे थे कि कौन से फैक्टर कैसे किसी ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन पे असर डालता है। अब हम ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि वो इन एबायोटिक फैक्टर्स को कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। तो वही हमने जाना कि या कुछ तो रेगुलेटर होते हैं, कुछ कॉन्फॉर्मर होते हैं। ठीक है, सो द वेरियस रिस्पॉन्सेस आगे जो है वो आ गए आपके रेगुलेटेड, कॉन्फर्म, माइग्रेट एंड सस्पेंड, ये 4 आपके ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ भी है कि जैसे रेगुलेटर्स क्या करते हैं, मैंने जैसे बताया, दे मेंटेन द होम्योस्टैसिस बाय फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल मीन्स, मतलब अपना जो भी है उनको थ्रू आउट। तो सम, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है कि कुछ रेगुलेटर्स, जैसे मैंने कहा कि वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर थ्रू आउट मेंटेन करते हैं, कैसे भी कुछ भी प्रॉब्लम बाहर हो जाए वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज नहीं करते, दे आर कॉल्ड रेगुलेटर्स। ठीक है, एंड जैसे कि ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, ये सब थर्मो रेगुलेशन कर सकते हैं। थर्मो रेगुलेशन यानी टेम्परेचर का रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब जो भी आयनिक बैलेंस होता है बॉडी का, तो वो पूरा अपना आयनिक बैलेंस भी मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने कहा ह्यूमन बीइंग गर्मियों में इवेपोरेशन, स्वेटिंग के इवेपोरेशन से उनको ठंडक मिलती है, और सर्दियों में शिवर करके, तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स। आप सोचो 99% ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कॉन्फॉर्मर्स होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, दे कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल टेम्परेचर बाहर के अकॉर्डिंग ये लोग एडजस्ट कर लेते हैं, मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो एम्बिएंट टेम्परेचर जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उसके हिसाब से इनका बॉडी टेम्परेचर बदलता है। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स में ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से बॉडी फ्लूइड्स भी चेंज हो जाती हैं। एम्बिएंट वाटर का जैसा सिचुएशन है फिर उस हिसाब से वो एडजस्ट करते हैं, तो वो बाहर के सिचुएशन के हिसाब से अपनी बॉडी को वो करते हैं, मतलब दूसरों के हिसाब से वो जीना पड़ रहा है उनको। और एक हम हैं जो अपने शान से जीते हैं चाहे दूसरे कुछ भी होए, वो वाली चीज़ है। अच्छा, एक आते हैं पार्शियल कॉन्फॉर्मर्स की, यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, दिस वन इज पार्शियल कॉन्फॉर्मर्स। पार्शियल कॉन्फॉर्मर्स कौन हुए, तो पार्शियल कॉन्फॉर्मर जो एक लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन पर रेगुलेट कर पाते हैं, उसके बाद वापस उन्हें भी कॉन्फॉर्म करना पड़ता है, दे आर पार्शियल। और थर्मो रेगुलेशन जो है
वो हर किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब इसके लिए आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी दे रखा है एसी वाला, कि जैसे हम रेगुलेटर हैं, लेकिन अगर हमारी एफिशिएंसी कब बढ़िया आती है, जब 25-30 डिग्री के अंदर अंदर हमारा टेम्परेचर रहता है तो हम आराम से काम करते हैं। लेकिन जैसे ही 35-40 ऐसे आए तो हमारा तो दिमाग ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो फिर हम एसी लगा लेते हैं, सर्दियों में हीटर लगा लेते हैं, जिससे कि टेम्परेचर वो वाला आ जाता है जो हमें सूट करता है, मतलब हमारी एफिशिएंसी बेटर होती है। तो हम अफोर्ड कर सकते हैं ये चीज़ें, इसीलिए हम ये चीज़ें लगा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे कि जो बेगर्स वगैरह होते हैं, जो रोड पे रहते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, अब वो कहाँ से एसी लाएं गर्मियों में? 40, 45, 48 डिग्री की गर्मी में भी वो आराम से बाहर ही रहते हैं, और माइनस के डिग्री के टेम्परेचर में भी वो आराम से रोड पर ही एडजस्टमेंट करते हैं। तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ पर कौन उनको हिम्मत दे रहा है? तो बॉडी खुद एडजस्ट कर रही है ना, समझ रहे हो? तो बॉडी वहाँ पर खुद तरीके ढूंढ रही है, तो वही है। लेकिन अब बॉडी तरीके तब ढूंढ पाती है जब बॉडी अफोर्ड कर सकती है, बॉडी खुद भी। लेकिन कई ऑर्गेनिज्म के लिए थर्मो रेगुलेशन वही चीज़ हो जाती है, जैसे बेगर्स अफोर्ड नहीं कर सकते एसी, वैसे ये छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, दे कैन नॉट अफोर्ड टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि थर्मो रेगुलेशन इज़ एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। मतलब पूरे टाइम वो जो भी खाते पीते हैं और या जो भी एनर्जी वो ले रहे हैं, वो सब का सब जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस में लग रहा है, तो जिएगा क्या बेचारा? ठीक है। तो अब वो सरफेस एरिया, हीट लॉस और गेन सरफेस एरिया से रिलेटेड होता है। उनका इतना सा बॉडी होता है तो हीट जल्दी निकल जाता है, स्टोर ही नहीं कर पाता, तो पूरे टाइम प्रोड्यूस करते रहो और वो लॉस होता रहेगा, तो जिएगा क्या? तो ऐसे केस में क्या करना होगा? उनको कॉन्फॉर्म करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है, ताकि कम से कम लाइफ तो नॉर्मल जी सके। इसीलिए स्मॉल ऑर्गेनिज्म पोलर रीजन्स में नहीं होते हैं, क्योंकि फिर वो हीट स्टोर करेगा कहाँ पर? हीट तो तुरंत लूज हो जाएगा, इतना सा बॉडी होगा तो इसीलिए पोलर रीजन में आपको छोटे ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे। फाइन बच्चों, ये देख लो यहाँ पर, ये देखो पार्शियल रेगुलेटर्स, जैसे मैंने कहा पार्शियल रेगुलेटर कुछ हद तक ये अपना इंटरनल लेवल वो करते हैं मेंटेन, मतलब कॉन्फॉर्म, देन दे ट्राई एंड रेगुलेट ऑल्सो। कुछ लाइफ तक रेगुलेट कर पाते हैं, कुछ लाइफ तक वो करते हैं, कॉन्फॉर्म करते हैं, तो ऐसो को हम पार्शियल रेगुलेटर कहते हैं। पार्शियल रेगुलेटर के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं स्क्विरल्स, ठीक है, ऐसे। और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ इंटरनल लेवल वर्सेस एक्सटर्नल लेवल को प्लॉट किया गया है रेगुलेटर का, चाहे एक्सटर्नल में कुछ भी हो, एक्सटर्नल कुछ भी हो, इंटरनल लेवल कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड है। बट कॉन्फॉर्मर का इंटरनल जैसे जैसे एक्सटर्नल का जो होगा उस हिसाब से स्टीप होता जाएगा, एंड पार्शियल का दोनों, ठीक है। नाउ रेस्पॉन्सेस टू तो रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर चल रहा है अपना, तो हमने देखा कि कुछ तो रेगुलेट कर गए, कुछ कॉन्फॉर्म कर गए। अब जो ना रेगुलेट कर पाते हैं ना कॉन्फॉर्म कर पाते हैं, दोनों ही नहीं कर पाते, तो फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या तो माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब दे डोंट रिमेन एट दैट प्लेस, दे जस्ट मूव अवे। जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स भरतपुर सेंचुरी में आते हैं ना राजस्थान में, ठंड में, नवंबर में वो आ जाते हैं, नवंबर में, और फरवरी के आसपास में, जैन एंड फेब में वापस चले जाते हैं। तो दैट्स हाउ दे माइग्रेट द स्ट्रेसफुल कंडीशन, स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो माइग्रेट कर जाते हैं। और अगर वो माइग्रेट मान लो इतनी दूर ट्रैवलिंग, वो तो बर्ड्स हैं साइबेरियन क्रेन्स, तो उनमें तो फ्लाइंग कैपेसिटी है, तो वो माइग्रेट कर गए। लेकिन जिनको माइग्रेट भी वो नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे? तो दे जस्ट सस्पेंड देयर एक्टिविटीज़ और स्ट्रेसफुल पीरियड में। तो जैसे हाइबरनेशन विंटर स्लीप कहलाया। हाइबरनेशन क्या है? जो बेयर्स करते हैं, दिस इज विंटर स्लीप। एस्टिवेशन इज समर स्लीप। डायापॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, जब वो सस्पेंड करते हैं अपनी एक्टिविटीज, तब हम उसको डायापॉज कहते हैं, जैसे फंगी वगैरह। तो इस तरीके से दे समहाउ मैनेज टू एस्केप द प्रॉब्लमैटिक कंडीशंस, ठीक है।
ये आ गया हाइबरनेशन, जिसमें एनिमल अवॉइड द स्ट्रेस एंड बिकम इनएक्टिव ड्यूरिंग विंटर, से पोलर बेयर हो गया, फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स। एस्टिवेशन में एनिमल्स अवॉइड द स्ट्रेस, समर रिलेटेड प्रॉब्लम, और वो समर्स में इनएक्टिव हो जाते हैं, जैसे स्नेल्स एंड फिशेस। ठीक है। और डायापॉज, जैसे मैंने कहा जू प्लैंक्टन जब अपनी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड करते हैं तब उस केस को हम डायापॉज कहते हैं। ठीक है, तो ये मेन है। अब आते हैं हम अडेप्टेशन पे। अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन इज स्पेशल मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दे आर लिविंग। एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के लिए जो भी ज़रूरत की नीडेड अरेंजमेंट्स है या नीडेड उनके एडजस्टमेंट्स हैं, उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अडेप्टेशन है। हाइड्रोफाइट्स, एक्वेटिक प्लांट्स अडेप्टेड होती हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स की अडेप्टेशन क्या होती है? तो एक्वेटिक प्लांट्स का जो लीफ होता है वो बिल्कुल पतला होता है, म्यूसिलेज की कवरिंग आपको मिलेगी, क्योंकि वो पानी में गले ना, सड़े ना, ऐसा है ना। और जीरोफाइट्स के वही संकन, स्टोमेटा, ये आपको दिखेगा यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। हाइड्रोफाइट्स में अब ये ज़्यादा डीप में जाने से मतलब नहीं है। इट सेज 5 मेन टाइप्स के हाइड्रोफाइट्स, यानी पानी वाले। तो फ्री फ्लोटिंग जो ऊपर ऊपर है, सस्पेंडेड हो गए, सबमर्ज्ड, रूटेड, मतलब अंदर दबे हुए और रूटेड हैं। फ्री फ्लोटिंग, फिक्स्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, ये तो जो भी है। तो यहाँ पर जीरोफाइट्स का दे रखा है कि जीरोफाइट्स आपको, ये तो खैर नेम्स है, इस पे तो मत जाओ। दिस इज फिजिकली लो वाटर क्वांटिटी प्लांट्स, जैसे कि सेमोफाइट्स, लिथोफाइट्स, कैस्मोर। फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, यानी ऑप्टिमम वाटर इज प्रेजेंट इन प्लांट हैबिटेट बट ड्यू टू सम रीजन प्लांट कैन नॉट अब्जॉर्ब वाटर, जैसे हाई सैलिनिटी है, लो टेम्परेचर है। तो फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस मतलब पानी होते हुए भी पानी नहीं ले पा रहा, क्योंकि पानी में सैलिनिटी या दूसरी प्रॉब्लम ज़्यादा है। ठीक है, और ये तो प्रॉपर जीरोफाइट है। तो जीरोफाइट्स में क्या होता है? जीरोफाइट्स की मैं अडेप्टेशन बता देती हूँ। जीरोफाइट्स की अडेप्टेशन द जीरोफाइट अडेप्टेशन, जीरोफिटिक अडेप्टेशन प्लांट्स का, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है संकन स्टोमेटा। ठीक है, थिक क्यूटिकल, लीव्स आर मॉडिफाइड, इनटू, अब जैसे कैक्टस वगैरह में तो स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, बट अकेशिया वगैरह में बिल्कुल छोटे 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 लीव्स होते हैं। स्पाइन्स और वेरी स्मॉल लीव्स, बहुत ही छोटे अकेशिया में देखते इतने इतने से माइक्रो लीव्स होते हैं। कैम पाथवे, कैम पाथवे क्या है? कैम पाथवे का मतलब है क्रैस्युलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मतलब ये रात को ही स्टोमेटा, दिन के टाइम स्टोमेटा नहीं ओपन कर सकते बिकॉज पानी फिर सारा निकल जाएगा। तो ये रात को ही ओपन करते हैं स्टोमेटा, और उसमें स्टोमेटा जैसे ही ओपन किया करने के बाद में सारा CO2 रात को ले लिया, और लेने के बाद में अगले दिन आराम से फोटोसिंथेसिस किया बिना स्टोमेटा ओपन करे। तो दिस इज़ हाउ क्रैस्युलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसी को बोलते हैं, जो एक जीरोफिटिक अडेप्टेशन है। तो आपको ये दिखेगा जीरोफाइट्स, ताकि वो पानी कम से कम लूज़ कर सके। जितना कम पानी लूज़ करेंगे उतने देर डेजर्ट में लंबे समय तक टिकते हैं। तो ये हो गया जीरोफिटिक अडेप्टेशन इन प्लांट्स। एनिमल में आ गया डेजर्ट लिजर्ड हो गया, कंगारू रैट हो गया। कंगारू रैट तो क्या करता है? एक्सेस यूरिन जो है, सॉलिड यूरिन एक्सक्रीट करता है और पानी नहीं करता है। और फैट ऑक्सीडेशन, लाइक कंगारू रैट का आई एम राइटिंग हियर,
water requirement is completed by fat oxidation. फैट के ऑक्सीडेशन से जो वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है ना, उसको ये कंगारू रैट अपने वाटर की रिक्वायरमेंट उससे पूरा कर लेता है। सोचे ज़िंदगी भर पानी पीता ही नहीं है और सॉलिड यूरिन एक्सक्रीट करके पानी को बचाता है। डेजर्ट लिजर्ड भी क्या कर रहा है, बिहेवियर, ये तो फिजियोलॉजिकल मीन्स हो गया। अडेप्टेशन कैसे हो रहा है ये ध्यान रखना है आपको। फिजियोलॉजिकल यानी अंदर की बॉडी के फंक्शनल एडजस्टमेंट है ना, जैसे कि ये कर रहा है केमिकल फैट ऑक्सीडेशन एंड ऑल करवा के। अब जैसे ये बिहेवियरल हो गया, बिहेवियरल यानी कि जैसे धूप लग रही है ज़्यादा तो छाँव में चले गए, या ठंड लग रही है ज़्यादा तो धूप में चले गए। दिस इज़ बिहेवियरल अडेप्टेशन, ठीक है। तो दे बास्क इन द सन एंड अब्जॉर्ब हीट, जब इनको ठंड लगती है, और जब ये अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो शेड में भी चले जाते हैं। तो दिस इज़ बिहेवियरल, है ना। और एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्फ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम प्रेडेटर, फीडिंग हैबिट, कैमोफ्लेज, मेटिंग, एडजस्ट टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशन। तो एनिमल्स क्या करते हैं, हर तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं, चाहे वो फीडिंग हैबिट के लिए अडेप्टेशन हो या एनवायरनमेंट में स्ट्रेस कंडीशंस में एडजस्ट करने के लिए हो। तो फिलहाल अपना स्ट्रेस कंडीशन एडजस्टमेंट ही है। तो आपने देखा डेजर्ट लिजर्ड बिहेवियरल अडेप्टेशन एंड कंगारू रैट का फिजियोलॉजिकल, ठीक है। उसी तरीके से अब अडेप्टेशन है क्या, तो अडेप्टेशंस आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक दैट adaptations are certain characteristics that organism develop in order to survive and reproduce better in that habitat, ठीक है। तो survive करने और reproduce करने, आगे जनरेशन कंटिन्यू करने के लिए ऑफ कोर्स इसको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो क्या एडजस्टमेंट्स हैं, वो अडेप्टेशन होता है। जैसे कि यहाँ डेजर्ट प्लांट्स मैंने कहा, अभी लिखवा दिया था आपको सारा, थिक क्यूटिकल, कैम्प पाथवे, लीव्स रिड्यूस टू स्पाइन्स एंड ऑल। एनिमल्स कोल्डर रीजन में, हाँ यहाँ पे देखो ये एलेंस रूल है, ये याद रखना, हीट लॉस हाथ और ये कान वाले एरिया से हीट लॉस जल्दी होता है। तो ऐसे वो होते हैं ना, उनके जो ठंडे एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे आप देखना इनके हाथ और कान, लिम्स, ये सब छोटे होते हैं ताकि हीट लॉस कम से कम हो सके। दिस इज कॉल्ड एलेंस रूल। देख रहे हो, शॉर्टर लिम्स एंड ईयर्स टू मिनिमाइज हीट लॉस, ठीक है। बॉडी फर और उससे थिक, उससे कवर्ड होते हैं ताकि फैट ऑक्सीडेशन से हीट ले सके। तो ये इनके इंसुलेशन के काम में आता है। हाई ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग रेट, आरबीसी प्रोडक्शन तेज़ करा देते हैं ताकि ब्रीदिंग रेट बढ़ गया तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो प्रॉब्लम को एडजस्ट करने के लिए आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ा दिया। हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग रिड्यूसेस बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ O2 विथ HB हीमोग्लोबिन। तो इस तरीके से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी अगर हो रही है या ऑक्सीजन स्कैर्सिटी हो रहा है तो बॉडी ऐसे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन करवा के, मतलब थोड़ी पहले तो प्रॉब्लम आती है बट धीरे धीरे हम एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि बॉडी ने वो डेवलप कर ली वो चीज़ को हैंडल करने का। डेजर्ट एनिमल में जैसे हमने देखा कि कंगारू रैट जो है वो वाटर रिक्वायरमेंट, पूरे ज़िंदगी पानी नहीं पीता, इंटरनल फैक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन करवाता है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीक़ों से एडजस्टमेंट्स करते हैं बच्चों। ये वाले पार्ट आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे और भी चीज़ें, और भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया है कि कैसे ओशन में इतने नीचे वो पानी में कैसे प्रेशर झेल जाते हैं, या इतने ठंडे में कैसे रहते हैं, इतने अंधेरे में कैसे रहते हैं, एंटार्क्टिक के फ्रीजिंग वाटर में कैसे उनका कोई बॉडी का ब्लड वर्क कुछ नहीं जमता है। तो ऐसा क्या है लिखना, उनके ऐसे फिर बायोकेमिकल एडजस्टमेंट होते हैं ये सब, जहाँ पे ऐसे एंजाइम्स और मॉलिक्यूल्स बॉडी में है जो इनको जमने, एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स होते हैं जो इनको जमने नहीं देते हैं, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर का ये पोर्शन एक हो गया। अब यहाँ ऑनवर्ड्स हम पॉपुलेशन में एंटर करते हैं। और पॉपुलेशन में पहले तो आप समझो बर्थ
रेट और डेथ रेट। पॉपुलेशन क्या है? सिमिलर स्पीसीज का एक ग्रुप हो गया, उसमें बर्थ रेट और डेथ रेट होता है। कि पॉपुलेशन के देखो कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल तो दे आर बॉर्न और दे आर डेड, बट पॉपुलेशन जब बात करोगे, मतलब पॉपुलेशन के टर्मिनोलॉजी में बात करें तो हम बॉर्न और डाई नहीं बोल सकते, हम कहेंगे पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है और डेथ रेट होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको समझने हैं। तो यहाँ पे आप देखो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कि बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है। अब एक इंडिविजुअल जो है वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, बट एक पॉपुलेशन में आपको मिलेगा सेक्स रेशियो, दैट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स। ठीक है, फिर एक पॉपुलेशन के अंदर एज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। एक इंडिविजुअल का तो एक पर्टिकुलर एज होगा, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर एज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो कि यहाँ दिखा भी रखा है। जैसे प्री रिप्रोडक्टिव, ये बहुत सारे हैं यहाँ पे। प्री रिप्रोडक्टिव इस वाले में ठीक ठीक है और इस वाले में कम है। ओके, यहाँ रिप्रोडक्टिव थोड़े कम है, यहाँ ठीक ठाक, और वहाँ थोड़े ज़्यादा है। तो कुल मिला के देखो ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव यहाँ कम है। तो कुल मिला के ये एक्सपांडिंग पॉपुलेशन है, ये स्टेबल है, डिक्लाइनिंग है। रीज़न क्या है एक्सपांडिंग? क्योंकि प्री वाले जो है वो ज़्यादा हैं, तो फ्यूचर में पॉपुलेशन बढ़ेगा ही। ठीक है, जब ये रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगा ही। स्टेबल इसलिए है बिकॉज रिप्रोडक्टिव में ये आने वाले मतलब ऑलमोस्ट सेम रेंज में है, तो स्टेबल है, ठीक है, उसी हिसाब से चल रहा है। बट डिक्लाइनिंग में क्या है कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम है, तो एक बार ये ओल्ड एज आते आते ये ख़त्म हो गए तो ये भी धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि कम है, सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ज़्यादा। तो इस तरीके से आप प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इस कैटेगरी के एज ग्रुप के लोगों का ऐसा आप एक पिरामिड बना के और फिर समझा सकते हैं। तो पॉपुलेशन साइज से क्या हमें पता लगता है? ये इससे क्या पता लगता है? इससे हमें पता लग रहा है ना कि इन फ्यूचर पॉपुलेशन का क्या होने वाला है, समझ रहे हो? तो इट टॉक्स अबाउट पॉपुलेशन साइज, मोर टेक्निकली इट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि एक एरिया में कितने पॉपुलेशन रहते हैं वो उसके बारे में बात करता है। और पॉपुलेशन ऑब्वियसली हम काउंट करते हैं, लेकिन हमेशा काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 विल नॉट डू। जैसे कि यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी की बात हो रही है, जैसे जब आपको पढ़ना है, जैसे फिशेस इन अ पॉन्ड काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 कहाँ से काउंट होगा? तो हम क्या करेंगे, एक फ़िश का एक पर्टिकुलर नेट ले लेंगे और पॉन्ड के अलग अलग एरियाज़ में सेम मेजरमेंट के नेट को बिछा देंगे और 4-5 नेट्स का एवरेज ले लेंगे कि 4-5 नेट्स में कितने फ़िश आए। तो उनका एवरेज निकाल के उस एवरेज एरिया ऑफ नेट से पूरे पॉन्ड के एरिया को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, अच्छा ऑन एन एवरेज इस पॉन्ड में इतने फ़िशेज़ होते हैं। यही तरीका है, आप एक एक फ़िश को काउंट तो करने से रहे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करने के भी अपने अपने तरीके होते हैं। जैसे कि ये तो हो गया इसका पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर रिलेटिव वाला, ठीक है। और भी इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि अगर टाइगर का सेंसस लेना है तो हम इसको भी 1 2 3 4 5 से काउंट नहीं कर पाते हैं, तो इसके तो पग मार्क्स एंड फीकल पेलेट्स ले लेंगे, ठीक है। और ह्यूज बैनियन ट्री वगैरह अगर करना है काउंट, तो बैनियन ट्री को नंबर से नहीं, बायोमास, कितना बायोमास ये देता है उससे काउंट करो, ठीक है। बैक्टीरिया, इसको भी नंबर से नहीं होगा, नंबर ऑफ कॉलोनीज काउंट करेंगे। फिशेज, रिलेटिव डेंसिटी। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को काउंट करने के अपने अपने तरीके हैं। सबको आप 1 2 3 4 5 वाले काउंटिंग सिस्टम से काउंट नहीं कर सकते हो, तो वो हमें यहाँ सीखना होगा। उसके बाद में एक पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है बच्चों? पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है नेटालिटी, विच इज़ द नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में कितने बर्थ हुए। उसी तरीके से मोर्टेलिटी में पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में कितनी डेथ्स हुई। सिमिलरली कितने लोग पॉपुलेशन को ज्वाइन किया
और कितने लोगों ने पॉपुलेशन को छोड़ के वो गए हैबिटेट को। तो ये एक पॉपुलेशन ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब नेटलिटी और मोर्टेलिटी, नेटलिटी और इमिग्रेशन पॉपुलेशन की नंबर बढ़ाएगा और मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन नंबर को कम करेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है कि पॉपुलेशन डेंसिटी अगर n है तो nt+1 इज इक्वल टू nt प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। क्यों? क्योंकि nt इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ गिवन टाइम। इसमें बर्थ और इमिग्रेशन को जोड़ के और डेथ और एमिग्रेशन को जोड़ के फिर टोटल को माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है एट अ गिवन टाइम t। और इसी चीज़ को ये बताते हैं, दो तरह के ग्रोथ कर्व्स हैं बच्चों, ये आसान है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं। दो तरह के ग्रोथ कर्व्स हैं, वन इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ठीक है, वन इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एंड द अदर वन इज लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो होता है इसमें क्या कहते हैं कि रिसोर्सेस शुड बी अनलिमिटेड। ये पॉइंट कि रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड हो, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो, रिसोर्सेज खूब है तो पॉपुलेशन बिल्कुल यूँ भागेगा। तो उसको इन्होंने मतलब पॉपुलेशन को अगर प्लॉट करें तो यूँ जाएगा, ऐसा जे शेपेड कर्व है ना। तो इसको प्लॉट किया है इन्होंने dn/dt p माइनस डी इंटू एन। तो देखो इसको इन्होंने कैसे इंटीग्रेट किया है एंड दे हैव गिवन इट b माइनस डी इंटू एन। b माइनस डी को ये r कह रहे हैं। r क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी इंटरनल कैपेसिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो कितना है नेचुरल इंक्रीज का रेट, कितना है इनका, ठीक है। मतलब जितना r अच्छा उतनी पॉपुलेशन अच्छे नंबर पे जाएगा, सीधी बात है। इसी को इन्होंने अब इस फॉर्म में वो किया है यहाँ पे। तो द वे इट इज़ इंटीग्रेटेड हियर, तो nt इज़ योर पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। बात एक ही है, बस ये बताने का तरीका थोड़ा मैथ्स है, कैसे भी शो करो। n0 इज़ एट गिवन टाइम 0, r इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज हो गया, e हो गया बेस ऑफ नेचुरल लॉग। तो इसको दो वेज में इन्होंने पुट करा है, ठीक है। आप तो ये b माइनस डी, बर्थ माइनस डेथ ध्यान रखो, और ये बेसिक फार्मूला ये हो गया। इसी चीज़ को इन्होंने ऐसे करके पुट करा है, दैट्स इट। और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व यहाँ पर ये थोड़ा रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व है बच्चों। रियलिस्टिक इसलिए है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट रिसोर्सेज बीइंग लिमिटेड। ये कहता है कि रिसोर्सेज कोई अनलिमिटेड नहीं होता है। ये कह भी रहा है ना कि when the resources are limited leading to competition between individual and survival of fittest, the population tends to grow in logistic manner। तो इसमें क्या है, S shaped curve obtain होता है, ठीक है। we get the S shaped curve and in this kind of growth there is lag phase followed by, आप देखो यहाँ पे ये वाला, you can see here, ये तो J shaped curve है ये वाला, एंड दिस इज द सिग्मॉइड कर्व जो कैरिंग, दिस इज कैरिंग कैपेसिटी। तो कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं जा रहा। अब आपको मैं एक बस जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 40 है, तो हद मार के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं 50 बंदों को घुसा दूँ आराम से जाने के लिए, 60 को घुसा दूँ, उससे ज़्यादा। हर चीज़ की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, नेचर का भी होता है। तो इसीलिए नेचर जितना सपोर्ट कर पाएगा ऑर्गेनिज्म को उतना ही रखेगा ना, उससे बियॉन्ड कैसे रखेगा वो, वही वाली बात है। तो नेचर में कंपटीशन होते, मतलब नेचर जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है नेचर में। तो जो फिट होता है वही सर्वाइव करेगा, ये चीज़ है। तो यू नो दिस इज़ द मोर रियलिस्टिक वन। जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है या वर्नहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ बोला जाता है, तो दिस इज़ मोर रियलिस्टिक क्योंकि लॉजिस्टिक है, लॉजिक है इसके अंदर, ठीक है। तो एस शेपेड सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन होता है। इनिशियली लैग फेज आ गया, फिर एक्सपोनेंशियल हुआ, फिर डिसिलरेशन हुआ और फिर एसिम्प्टोट, सीधा यूँ ऐसा। फाइन, तो ये होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो ज़्यादा रियलिस्टिक है, ध्यान रखना।
उसके बाद लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस हैं। ये कह भी रहा है कि जितना हाई आर वैल्यू होगा उतना डार्विनियन फिटनेस, जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, उतना बढ़िया होगा, वो सर दे कैन सर्वाइव बेटर। तो उस हिसाब से देखें तो नेचर का अपना एक रूल है। देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म एक ही बार अपनी लाइफ टाइम में रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बैम्बू है, सैल्मन है। कुछ बहुत बार ब्रीड करते हैं, जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स हैं, तो ऑफस्प्रिंग फिर उनके उसी हिसाब से होते हैं। कुछ ऑफस्प्रिंग बहुत सारे प्रोड्यूस करते हैं लेकिन छोटे साइज़ के, कुछ बड़े साइज़ के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनके फिर नंबर कम होते हैं। तो इस तरीके से नेचर ने देखो कैसे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन बना रखा है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, राइट। नाउ पॉपुलेशन इंटरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इसमें नेचुरल हैबिटेट में देखो स्पीसीज मतलब पॉपुलेशन जब एक जगह रहेंगे तो आपस में इंटरेक्ट ज़रूर करेंगे, तो वही हमारा टॉपिक है। तो नेचुरल हैबिटेट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, तो वहाँ पर देखो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होते हैं, दो स्पीसीज के बीच में आपस में इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये है वो इंटरेक्शन। सबसे पहला है प्रिडेशन। प्रिडेशन क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या है, एक को फ़ायदा है और एक को नुकसान है। फ़ायदा इज़ प्लस, नुकसान इज़ माइनस। तो प्रिडेटर को फ़ायदा है, प्रे को नुकसान है। लेकिन ये होना भी ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होता है, प्रे पॉपुलेशन एक तो अंडर कंट्रोल रहता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता रहता है ना, एंड या स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन होती है। मतलब प्रे पॉपुलेशन रिमेन्स अंडर कंट्रोल, पहला तो। दूसरा एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफ़र करवाता है। तीसरा स्पीसीज डाइवर्सिटी भी मेंटेन करता है। स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसे मेंटेन करता है, तो आपके बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे एक एरिया में सेम स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हो गए थे, वहाँ से प्रे पॉपुलेशन को हटा दिया गया था। तो जैसे ही प्रे पॉपुलेशन को हटाया गया, नहीं नॉट प्रे, प्रीडेटर, तो मैंने जैसे कहा अभी कि प्रीडेटर, जैसे कि वो पिजास्टर वाला एग्जांपल दिया हुआ है आपका, तो ये जो पैसिफिक जो वो है ना एरिया, पैसिफिक कोस्ट, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, वहाँ पिजास्टर एक इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर है। और इसको जब हटा दिया तो 10 स्पीसीज़ ऑफ इनवर्टिब्रेट वो हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि प्रीडेटर हट गया तो प्रे की पॉपुलेशन बढ़ गई। अब वो आपस में compete करने लगे तो अल्टीमेटली कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान है ना। तो 10 स्पीसीज़ वो हो गए। तो प्रीडेटर एक्चुअली मेंटेन्स द स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑल्सो, ठीक है, और प्रे पॉपुलेशन को भी कंट्रोल में रखता है। और इसके लिए एग्जाम्पल वो दिया था ना इन्होंने कि कैसे वो वाटर हायसिंथ वगैरह फैल गया था, और प्रिकली पियर कैक्टस का एग्जाम्पल भी दे रखा है आपकी बुक में। तो प्रिकली पियर कैक्टस तो प्रिकली पियर कैक्टस ने कैसे हैवॉक फैल गया था। तो फिर कैक्टस को लाया गया जो उस पर फीड करते थे, तब जाके वो मॉथ को लाया गया जो कैक्टस पे फीड करते थे, तब उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल हुई। तो दैट्स हाउ प्रेडेटर प्रे, ध्यान रखना। उसके अलावा तो प्रेडेटर तो होते ही हैं, वो प्रूडेंट इन नेचर भी होते हैं, मतलब आराम से खाते हैं, पूरा उसको नहीं खाते हैं एक साथ में, क्योंकि फिर ख़त्म हो जाएंगे तो वो भूखे मरेंगे,
तो दे आर वेरी वाइज, बहुत जुडिशियस यूज़ करते हैं अपने प्रे का। तो प्रे भी कम नहीं है, प्रे ने भी बहुत सारे वो तरीके अपना रखे हैं अपने आप को बचाने का, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे दे रखे हैं बच्चों। एक तो दे रखा है ये आपका केमोफ्लाज का, ठीक है। प्लांट्स में तो थॉर्न्स और पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, एनिमल कैमोफ्लाज कर पाते हैं। मोनार्क बटरफ्लाई का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि कितना डिस्टेस्टफुल होता है, गंदा सा पॉइजनस कैटरपिलर स्टेज पे पॉइजनस वीड पे फीड करने से इसमें वो आ जाता है डिस्टेस्टफुल, तो कोई इस पे फीड नहीं करता। कैलोट्रोपिस में वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, तो कैटल्स उस पर फीड नहीं करते। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं जो इनको बचा देते हैं फ्रॉम प्रिडेटर। तो इनके तरीके ये देख लेना आप लोग। देन कंपटीशन सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, बहुत सारा इसमें। पहले तो कंपटीशन ये बोलता है ये होता ही नहीं है, बहुत कम ऐसे होते हैं जहाँ कंपटीशन होता हो, क्योंकि कंपटीशन अगर ज़्यादा होगा तो ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों स्पीसीज़ को नुकसान है। तो इसलिए जहाँ तक तो कम ही है, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत उसमें यही बोला गया है कि कंपटीशन में एक की फिटनेस जो है वो दूसरे पे भारी पड़ती है। तो जो कॉम्पिटिटिवली थोड़ा फिट होता है ऑब्वियसली वो आगे जाता है, और जो नहीं होता वो ख़त्म हो जाता है। एंड गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बोलता है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को compete कराओगे सेम रिसोर्सेज तो कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली, एंड कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर अल्टीमेटली एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा है भी नहीं। इसके लिए वॉबलर्स का एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है कि ग्रुप ऑफ वॉबलर्स एक ही पेड़ पे रहते हैं, लेकिन रिसोर्स पार्टिशनिंग करके एक टर्म वहाँ पे आपको सिखाया गया है, रिसोर्स पार्टिशनिंग। और रिसोर्स पार्टिशनिंग की मदद से ये क्या करते हैं, एक अलग अलग टाइम पर फोरेजिंग करने जाते हैं, और उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि कोई कंपटीशन नहीं होता है। भाई सुबह में एक ग्रुप गया, आफ्टरनून में दूसरा गया, इवनिंग में तीसरा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये है। तो फीडिंग एफिशिएंसी पे भी चीज़ें होती है। अब जैसे गैलापागोस आइलैंड में वो गोट्स के एग्जांपल और एबिंगडन टॉर्टोइज का दे रखा है। एबिंगडन टॉर्टोइज तो बहुत ही वो है, ढीला है, गोट की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली गोट वो करेगा। तो इस तरह के कॉर्नेल्स के फील्ड एक्सपेरिमेंट बैलेंस वाला दे रखा है कि कैसे आप एक कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर को हटा दोगे तो जो इन्फीरियर वाला है वो फ्लरिश करेगा, प्रेजेंस में नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें सारा वहाँ दे रखा है, उसको ध्यान से पढ़ लेना आप लोग, फाइन। एंड तो ये को एग्जिस्टेंस वाली बात इसी की है, रिसोर्स पार्टिशनिंग से को एग्जिस्टेंस हुआ है ऐसा, तो ये ध्यान रखना। पैरासिटिज्म में एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को हार्म हो रहा है। पैरासाइट इज द वन हु लिव्स इन द होस्ट बॉडी, ठीक है। तो होस्ट को तो नुकसान है, पैरासाइट को फ़ायदा है। एंड दे हैव डेवलप्ड सर्टन फीचर्स इन देयर बॉडी, मतलब वो उनके बॉडी पार्ट्स में जो भी डाइजेस्टिव रिलेटेड ऑर्गन्स हैं सब लॉस्ट हैं। सक्कर्स और हुक्स बल्कि डेवलप होते हैं ताकि वो सक अच्छे से कर सके। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट, तो दे हैव लॉस्ट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। और हुक सकर्स ये अब्जॉर्बेंस वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा डेवलप किया है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाया हुआ है। और अगर होस्ट ने उनको हटाने का, पैरासाइट्स को हटाने का अगर कोई काम तरीका ढूंढा तो पैरासाइट्स फिर को इवॉल्व कर जाते हैं। ये सब तरीके हैं। अब जैसे पैरासाइट्स जो देखो, हुक्स एंड सकर्स, वो सारा जो भी है मैंने बता दिया आपको। देन एक्टो एंड एंडो पैरासाइट, एक्टो जो बाहर रहते हैं, एंडो जो अंदर रहते हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म जो कुकू, कोयल और क्रो के बीच में है। कोयल जो है अपने एग्स को नरिश नहीं करता है, वो क्रो के नेस्ट में अपने एग्स को रख देता है, उसी को ब्रूड पैरासिटिज्म कहा जाता है, ठीक है। और फिर क्रो उसके एग को इंक्यूबेट करता है एंड ऑल दैट। तो वो इम्पॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से पढ़ लेना ये वाला पार्ट, ठीक है।
तो ब्रूट पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म, एक को हार्म, एक को फायदा, दूसरा न्यूट्रल, ठीक है। कमेंसलिज्म, एक को फायदा दूसरा न्यूट्रल, ठीक है। जैसे कि ऑर्किड मैंगो पे ग्रो हो रहा है तो मैंगो को क्या फ़र्क पड़ेगा और ऑर्किड को सपोर्ट मिल रहा है। देन बहुत एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके बुक में भी, जैसे कि जो हर्मिट क्रैब के टेंटिकल्स के अंदर जो वो ऑर्गेनिजम्स कुछ फिशेस रहते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। मतलब सी एनिमोन्स और क्लाउन फिश टेंटिकल्स में रहते हैं, ईग्रेट्स एंड ग्रेजिंग कैटल, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे ईग्रेट्स प्लस ग्रेजिंग कैटल। अब जैसे कैटल्स जो होते हैं वो तो अपना घूम रहे हैं, ईग्रेट्स जो बर्ड्स होते हैं उसके आसपास ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि ईग्रेट्स को वैसे इंसेक्ट्स खाने के लिए ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन कैटल वगैरह जब अपना फ्लश करते हैं इंसेक्ट्स को अपनी बॉडी से तो वैसे ही उड़ जाते हैं, तो ईग्रेट को मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो ईग्रेट को फ़ायदा हो जाता है। सी एनिमोन और क्लाउन फिश, सी एनिमोन के टेंटिकल्स में क्लाउन फिश जो है वो घुस जाते हैं तो उनको प्रीडेटर से सेफ्टी वगैरह सब मिल जाता है, और सी एनिमोन पे इतना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा लास्ट इज़ म्यूचुअलिज्म, दोनों को फ़ायदा, जिसमें लाइकेन, एल्गी, फंगी का रिलेशन ये हम सब पहले बहुत पढ़ चुके हैं। और इसमें आपको और ऐड करना है फिग प्लस वैस्प। फिग के अंदर जो अंजीर होता है उसके अंदर वैस्प क्या करता है, वैस्प एग लेइंग पोजीशन हो गई इसकी, है ना, एग ले करता है, एग की नरिशमेंट भी करता है, नरिशमेंट ऑफ एग। तो ये सब वैस्प फिग के अंदर करवाता है, बदले में फिग का क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो एक तो फिग और वैस्प का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। दूसरा दे रखा है बी एंड ऑफराइज, जो ऑर्किड है, मेडिटेरेनियन ऑर्किड। बी क्या करता है, ऑफराइज के पेटल को फीमेल बी समझ के स्यूडो कॉपुलेट करता है, और तो वो स्यूडो कॉपुलेट कर लेता है, और बदले में सिंस वो कॉपुलेट करने आया है तो ऑफराइज के पॉलन उस पर चिपकते हैं तो वो पॉलिनेशन करवा देता है। तो ये सब एक दूसरे से इतना डिपेंडेंट होते हैं कि कोई एक भी गया तो दूसरा को एक्सटिंक्शन को लीड हो जाएगा। ये है दिक्कत, क्योंकि एक दोनों की लाइफ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक का भी ख़त्म हुआ तो दूसरे का ख़त्म हो जाएगा। और इस तरीके से पूरा चैप्टर आपका देखो बच्चों, ये पूरे चैप्टर में आपने क्या समझा, इनिशियली आपने पहले समझा ऑर्गेनिजम्स बेसिक यूनिट हैं, फिर आपने देखा वो क्या अबायोटिक फैक्टर हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक एरिया में रहने के लिए कितना असर करते हैं, तो लाइट, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल सब पढ़ा। फिर आपने देखा कैसे ऑर्गेनिज्म कैसे उनको रिस्पॉन्स देते हैं, तो आपने ये देखा कि कुछ रेगुलेट करते हैं, कुछ कॉन्फॉर्म करते हैं, कुछ माइग्रेट करते हैं, कुछ सस्पेंड करते हैं। फिर हमने देखा कि हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ अडेप्ट भी करते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ पे फिर वो स्पेशली अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो वेरियस डेजर्ट अडेप्टेशन, बिहेवियरल, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सारे अडेप्टेशंस यहाँ पे पढ़ते हो आप। फिर जैसे अडेप्टेशंस आप ख़त्म करते हैं आप पॉपुलेशन में एंटर होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म का पार्ट हो गया। अब पॉपुलेशन जब आते हैं तो पॉपुलेशन में हम सीखते हैं कि पहले तो पॉपुलेशन रिलेटेड क्या क्या एट्रीब्यूट, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे सेक्स रेशियो, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज पिरामिड, ये हम पॉपुलेशन के टर्मिनोलॉजीज़ में हमने सीखा। फिर हम उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं कि एक एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालोगे, तो एक टाइगर है तो फीकल पग मार्क्स और फीकल पैलेट्स हो गया, बैन एंट्री है तो नंबर तो भाई जस्टिफाई नहीं करेगा, एक ही हज़ारों के बराबर होता है, तो फिर हम उसका कितना कवर है वो देख लेते हैं। ऐसे करके हमने काउंटिंग पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली। फिर हम देखते हैं कि ग्रोथ किस रेट से होता है, तो हमने देखा कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो बिल्कुल जे शेपेड में भागेगा, लेकिन अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होगा तो एस शेपेड कर्व ऑब्टेन होगा। दोनों के रेस्पेक्टिव फार्मूलाज हैं, उनको लर्न कर लेना है ना। और उसके बाद में ये सारा हो गया। देन पॉपुलेशन का इंटरेक्शन, कि अब आपस में रहते कैसे हैं वो,
तो यही है इस पूरे चैप्टर में, कोई बहुत ऐसा नहीं है, ध्यान से पढ़ोगे तो चैप्टर बहुत आसानी से डील हो जाएगा आपका। और वन शॉट में फटाफट क्विक रिवीजन, एक बार हमने चैप्टर का ग्लांस ले लिया है, अब आप इस वीडियो को देखो, आपका पूरा चैप्टर सॉर्टेड रहेगा। ठीक है, फॉर्मूलाज बहुत रट लेना बिल्कुल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के और लॉजिस्टिक ग्रोथ दोनों के, और ध्यान रखना रियलिस्टिक लॉजिस्टिक है, रियलिस्टिक जो ग्रोथ कर्व है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व वाला है। So remember all these points and you'll be truly sorted. On this note, it's a goodbye children. You all take care and keep studying. Bye.